वेलकम टू मेडिटॉक। दोस्तों, हम हमेशा इस शो में बहुत तरह के डिजीज़ेस के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक्सपर्ट्स जो आपको ये बताते हैं कि किस तरह से हम हर तरह की बीमारियों से हम अपनी सुरक्षा कर सकें। आज का हमारा टॉपिक होगा COPD, जिसे कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते होंगे COPD के बारे में, लेकिन आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर CR चौधरी, जो कि एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और हम COPD को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और किस तरह से ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। वेलकम डॉक्टर टू आवर स्टूडियो एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू टुडे। सो डॉक्टर, आप थोड़ा सा अगर लेमैन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताइए कि COPD आखिर है क्या। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जिसको हम क्रॉनिक मीन्स क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका लंबा कोर्स रहता है। पल्मोन ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स सांस नलियों में सिकुड़न आती है। लंग मतलब पल्मोनरी मतलब लंग इन्वॉल्वमेंट है, फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट है। डिजीज़ मीन्स बीमारी जी। ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ अस्थमा से मिलता जुलता प्रौढ़ावस्था में होने वाला अस्थमा से भी ज़्यादा घातक रोग है। इज इट डॉक्टर? यस। ओके, सो बेसिकली ये अस्थमा से भी डेंजरस बीमारी है और काफ़ी घातक साबित हो सकती है। तो डॉक्टर, थोड़ा आप बेसिक्स से बताइए कि किस तरह से होता है, लक्षण क्या है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ अक्सर प्रौढ़ावस्था में, मैंने अभी बोला कि प्रौढ़ावस्था की बीमारी है। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप धूम्रपान करते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में आपका एक्सपोजर है, आपको खांसी है, खांसी में कफ है, बलगम है, और अक्सर खांसी सर्दियों में ज़्यादा रहती है जी। इसमें टिपिकल पेशेंट हिस्ट्री देता है कि सर्दियों के अंदर मोर देन 3 मंथ, मोर देन 2 मंथ पेशेंट को अक्सर खांसी रहती है। इसका मतलब ऐसे अगर लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो उसको अस्थमा ये COPD हो सकती है। डॉक्टर, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि अगर खांसी बहुत टाइम से आपको है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसकी जांच, COPD की जांच अवश्य बिल्कुल करानी चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी जांच है जो COPD को कंफर्म करते हैं कि भाई आपको COPD है? बिल्कुल, जैसे बुखार को थर्मामीटर से नापते हैं, ब्लड प्रेशर को BP इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, ठीक उसी प्रकार COPD को स्पायरोमेट्री नामक टेस्ट से नापते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें फेफड़े की क्षमता पता लगती है, फेफड़े की कैपेसिटी पता लगती है। तो बिल्कुल इजी डायग्नोसिस है, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पब्लिक ये कहती है कि हमारा ECG कर लीजिए, ब्लड प्रेशर देख लीजिए, लेकिन COPD की जांच के लिए कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल। लुक एट दी लैक ऑफ अवेयरनेस। एब्सोल्युटली, मतलब COPD की अवेयरनेस पब्लिक में इतनी कम है, जबकि पेशेंट को ये कहना चाहिए कि स्पायरोमेट्री से हमारा डायग्नोसिस देखिए, हमको COPD है कि नहीं है, अगर है तो उसकी COPD की तीव्रता कितनी है। जी डॉक्टर, नॉर्मली जैसा कि आपने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। हम नहीं जान पाते कि कौन सी बीमारियाँ आजकल इतनी ज़्यादा मुख्य तौर पर डेंजरस हो चुकी हैं, और उसका डायग्नोसिस होना और वो भी सही वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, COPD जैसा कि आपने कहा कि इज़ द पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज फॉर दिस काइंड ऑफ डिजीज़? पहले COPD का धूम्रपान सबसे प्रमुख कारण था, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर अपन आंकड़ों को देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार COPD का प्रमुख कारण वातावरणीय पोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। ऑलराइट, वी ऑल एक्सपोज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एब्सोल्युटली डॉक्टर, अगर पोल्यूशन की बात करें तो व्हीकल से पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है, डस्ट से भी पोल्यूशन होता है। तो ये जितने भी मतलब कीटाणु हैं, या फिर स्पेशली हाउस होल्ड पोल्यूशन की अपन बात करते हैं, पब्लिक को पता ही नहीं है। जो गृहिणी जो घर में चूल्हे में या रोटी बनाती है, खाना बनाती है, इवन जो आजकल जो गैस का यूज कर रहे हैं, जिसमें वेल एक्सपोज नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं है, इंडोर पोल्यूशन COPD का बहुत बड़ा कारण है। और मोर देन 50% COPD भारत में नॉन स्मोकर COPD की श्रेणी में आती है। ये तो सच में बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर, बिकॉज जैसा कि आप कह रहे हैं कि धूम्रपान जो कर रहे हैं उनको तो होता ही है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, जो कि अगर ढंग का, अगर उनकी रसोई के अंदर ये सुविधा नहीं है कि धुएं का ढंग से बाहर निकला जाए, तो उससे भी COPD हो सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, हम लोग डस्ट को बहुत ही साधारण तौर पे लेते हैं कि ठीक है धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन वो भी एक
मेजर कारण हो सकता है बहुत बड़ा, डॉक्टर? डस्ट भी काफ़ी बहुत बड़ा कारण है। स्पेशली विंटर के अंदर कोल्ड एयर हमेशा हैवी होती है। अपन जैसे देखते हैं कि हॉट एयर हल्की होती है, ऊपर की ओर जाती है, वो ऊपर की तरफ और उठ जाती कोल्ड है। एयर हमेशा हैवी होती है और नीचे रहती है। जी। तो स्पेशली विंटर के मौसम में कोल्ड एयर और डस्ट और ये पोल्यूशन तीनों मिला के पेशेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर रहता है। अच्छा डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि लंबे टाइम तक अगर खांसी चल रही हो, इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स हैं जो कि ये पुख्ता करते हैं कि सीओपीडी ही हो सकता है? अगर पेशेंट धूम्रपान करता है जी और लंबे टाइम से खांसी है, जी। विंटर में ज़्यादा खांसी है, जी। खांसी के साथ बलगम है, थोड़ा सा एक्सर्शन करने पे पेशेंट को अगर सांस फूलता है तो तुरंत उसको सीओपीडी का चेक कराना चाहिए। इसके अलावा 40 ईयर से ज़्यादा कोई पेशेंट है, कोई भी पर्सन, महिला या पुरुष है, उसको लंबे टाइम से खांसी है, सर्दियों में ज़्यादा खांसी रहती है, तो स्पायरोमेट्री नामक टेस्ट से पता करना चाहिए कि अपने को कहीं सीओपीडी या अस्थमा या और कोई डिजीज़ तो नहीं है। डॉक्टर, ये तो प्रूवन है कि ये मतलब लेटर एज में होता है ये डिजीज, पर बच्चों को इसमें किसी भी तरह की मतलब उनकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको किसी तरह का खतरा नहीं है सीओपीडी होने के? अगर अपन सीओपीडी और अस्थमा की बात करते हैं, जिसको हम दमा कहते हैं, दमा जनरली अस्थमा बाल्यावस्था में होता है जी, और सीओपीडी हमेशा प्रौढ़ावस्था की बीमारी है जी। तो बच्चों में सीओपीडी नहीं मिल सकती, उसमें अस्थमा मिल सकता है। जी जी। तो बेसिकली ये 40+ ईयर्स वाले लोगों में ही ये चीज़ मतलब पनप सकती है। तो डॉक्टर, सिम्टम्स की हमने बात की, डायग्नोसिस की भी हमने बात की कि देयर आर स्पेसिफिक टेस्ट जिससे हमें पता चल जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर डॉक्टर, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, सीओपीडी का इलाज मैंने अभी आपको कहा कि स्पायरोमेट्री स्पायरोमेट्रिक टेस्ट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सीओपीडी, जिससे कि जैसे हार्ट के लिए इकोकार्डियोग्राफी होता है, टीएमटी होता है जी, ब्लड प्रेशर के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी प्रकार सीओपीडी को हम स्पायरोमेट्री नामक टेस्ट से जांच कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं यस इनको सीओपीडी है। सीओपीडी का स्पायरोमेट्री नॉट ओनली डायग्नोज द सीओपीडी बट इट आल्सो सेज द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। ये ब्यूटीफुल है कि इस बीमारी की तीव्रता का पता लगता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। हमारी बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्योंकि जब अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों, माइल्ड का अलग ट्रीटमेंट होगा, मॉडरेट का अलग ट्रीटमेंट होगा, सीवियर का अलग ट्रीटमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्पायरोमेट्री एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ सीओपीडी वी विल ट्रीट द पेशेंट। ओके डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो मतलब इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा, दैट्स व्हाट यू मीन? सीओपीडी का प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन द बेस्ट ट्रीटमेंट। बट अगर बीमारी का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे मिलता है तो काफ़ी हद तक ये बीमारी से निदान पाया जा सकता है या इसका कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एज डिजीज गोज इन द एडवांस स्टेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द डिजीज। इज इट डॉक्टर? यस। ओके डॉक्टर, जैसे कि हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसा कुछ सीओपीडी के साथ भी संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अक्सर आम भाषा में लोग कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, इसी प्रकार सीओपीडी के अंदर या अस्थमा के अंदर लंग अटैक बोलते हैं, अस्थमा अटैक या सीओपीडी अटैक होता है, जो अक्सर विंटर में काफ़ी कॉमन होता है। अक्सर हम इमरजेंसी में देखते हैं कि मिडनाइट में, अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा डिस्निक होता है, उसको इवन ही इज़ अनेबल टू स्पीक ए सेंटेंस, समटाइम्स वो पेशेंट एक वर्ड्स भी नहीं बोल सकता है, एसेसरी मसल्स वर्क करती है, लेबर्ड ब्रीदिंग करता है, सीवियर टेकिपनिया होता है। अगर ऐसे लक्षण धूम्रपान करते हुए व्यक्ति में या 40 ईयर के ऊपर आयु के ऊपर अगर ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं तो ये लंग अटैक, अस्थमा अटैक, सीओपीडी अटैक है। और डॉक्टर, क्या संभावना है कि इस अटैक से बच के और मतलब अटैक होने के बाद भी इंसान वापस नॉर्मल हो सकता है? देखिए, जैसे अपन जनरली बात करते हैं कि हार्ट अटैक का नाम सुनते ही लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई हार्ट अटैक पता नहीं कितना हुआ होगा, फिर अपने को सुनने में मिलता है कि ये तो माइल्ड अटैक था, माइनर दौरा था। इसी प्रकार सीओपीडी अटैक भी वैसे काफ़ी क्रिटिकल होता है, कभी भी पेशेंट को एंडेंजर होता है लाइफ के लिए, तो कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरा ये पब्लिक को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हार्ट अटैक की जो अवेयरनेस है वो लंग अटैक की अवेयरनेस नहीं है, जबकि लंग अटैक की अवेयरनेस उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि एवरी अटैक इज a severe one which can lead to death. So we should aware about the asthma attack or COPD attack and we should prevent that attack. So डॉक्टर, आप ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि डेथ भी हो सकती है, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में क्या आंकड़े हैं और स्टेट वाइज वेयर डू वी स्टैंड? मैंने अभी कहा कि ICMR
2017 के आंकड़ों के अनुसार अपन देखें तो राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है, और अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्य से कहें कि मोर्टेलिटी वाइट अगर अपन मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। Oh, that's really alarming. Alarming. That is really alarming. So what are we doing in terms of awareness, doctor? देखिए, COPD की अगर बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि COPD इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज. वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज बिकॉज मैंने अभी कहा कि प्रीवियसली इट वाज ड्यू टू स्मोकिंग. True. So we can prevent the smoking. Now this scenario is changed. True. And now the most common cause is air pollution. Yes. So we can prevent the pollution. Absolutely. So we can prevent the COPD की जो इंटेंसिटी है, जो इसका इंसिडेंस है, जो इसका प्रिवलेंस है, जिसकी मोर्टेलिटी है, we can easily prevent. But it requires a lot of awareness in the public, as a private sector, at the government sector. Do you think government is doing something about Government this? is really doing aggressively, but it requires a lot of efforts, and every person has to be aware about this. True. Because जब तक भारत का एक एक नागरिक इसके प्रति अवेयर नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं ला सकती. तो इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू एवरी इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक है, जिनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अभी अपन जैसे बात करते हैं, एयर पोल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस इन दिल्ली. True. The life of Delhi person is very difficult, and sometimes they have a lot of fears. So we must aware and we must control the pollution. सर डॉक्टर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में, अभी हमने एज बार किया है 40 years. Yes, yes. Is it possible that it can be even diagnosed बिल्कुल. earlier? COPD अर्ली स्टेज में, नाउ दिस इज बर्निंग टॉपिक कि COPD की उम्र अब जल्दी की ओर आ रहा है. लोग 30, 35, 40 से पहले भी COPD होने लग, यंग COPD भी आने लग गया टर्म. बिल्कुल. बिकॉज ऐसा ही अगर पोल्यूशन का लेवल रहा जी, तो COPD अर्ली स्टेज में भी होने लग जाएगी. राइट. जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है. डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि 3 स्टेजेस हैं इसके डायग्नोसिस पे, इसके ट्रीटमेंट्स भी उसके हिसाब से होता है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर, अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो उस केस में क्या एक इंसान, एक आदमी वापस से बिल्कुल ठीक हो सकता है? बिल्कुल. COPD का अगर अर्ली डायग्नोसिस, जिसको हम माइल्ड COPD कहते हैं, उसमें पेशेंट को अक्सर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और अक्सर विंटर में होते हैं, होल ईयर नहीं होते हैं. लेकिन जैसे जैसे COPD की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, पेशेंट को थ्रू आउट ईयर सिम्टम्स रहते हैं. ओके. तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस. सो अगर अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट का डायग्नोसिस माइल्ड COPD या मॉडरेट COPD में आता है, तो आजकल बहुत लाबा और लामा रूपी जो इनहेलर आते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, एंड पेशेंट की नॉर्मल लाइफ के अंदर उसको जीने में काफ़ी मॉडिफाई कर सकता है वो. तो ये जो आप इनहेलर की बात कर रहे हैं डॉक्टर, ये क्या लाइफ लॉन्ग पेशेंट को बिल्कुल. लेना पड़ता है? COPD में अगर एक बार COPD स्टेबलाइज COPD हो गई है तो उसको इनहेलर लॉन्ग टाइम में लेने पड़ेंगे, बिकॉज COPD इज स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज. Okay. But nowadays this beautiful inhalation of LABA and LAMA, COPD can be even, previously we thought that asthma is reversible disease, but nowadays we can step down therapy in the COPD also. Okay. So COPD के अंदर हम ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को कम कर सकते हैं और पेशेंट की डिजीज को, प्रोग्रेस को रोक भी सकते हैं. Right. Is it something like cancer, doctor? How the cancer is cancer growing? is different. Cancer, but COPD is again, smoking and pollution is a risk factor for cancer. True. अगर लंबे टाइम तक किसी को COPD रहती है, वो स्मोकर है और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का एक्सपोजर रहता है, तो यस, द कैंसर का खतरा बढ़ता है. ट्रू. तो ये सारे मतलब जो सिम्टम्स हैं वो रिलेटेड हैं डॉक्टर. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि COPD जो कि अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है और इसकी अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो एक लेमन आदमी उसके लिए किस तरह के करेक्टिव मेजर्स ले सकता है? अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या वो कर सकता है जिससे COPD से बच सके? बिल्कुल. COPD का बचाव, जैसे मैंने कहा, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मॉडलिटी इन द COPD. बचाव करने के लिए जैसे मोस्ट कॉमन कॉज पहले प्रीवियसली स्मोकिंग था, तो धूम्रपान से बचना चाहिए. अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जितना हो सके एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से बचना चाहिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट, ट्रीटमेंट रेगुलर लें. पेशेंट अगर नियमित इनहेलर रूपी मेडिसिन लेगा तो COPD अटैक नहीं होगा. और मैंने अभी बताना चाह रहा था कि एक बार जो COPD का अटैक होता है उसमें फेफड़े की कार्य क्षमता में काफ़ी गिरावट आती है, और कई बार तो वो वापस नॉर्मल लेवल पे 3 मंथ 4 मंथ लगते हैं, और कई बार वो नॉर्मल लेवल पे आ भी नहीं पाती है. इसलिए COPD के हर अटैक को बचाना चाहिए.
जी डॉक्टर। बिकॉज एवरी अटैक में सीओपीडी लंग्स की कैपेसिटी डाउन होगी। अगर डॉक्टर, प्रोग्रेसिव अटैक रहेंगे जी। तो सीओपीडी की अपनी लंग की कैपेसिटी डाउन होगी। इसलिए आखिर सीओपीडी ऐसा क्या अटैक होता है जिससे ये इतना डेंजरस हो जाता है? अगर लेमन लैंग्वेज में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण कि मतलब सिचुएशन डेथ तक पहुंच जाती है डॉक्टर, और इसका इलाज मतलब बिल्कुल सीओपीडी जिसको नहीं हम हो पाता। सीवियर सीओपीडी बोलते हैं, उसके अंदर इतना ब्रोंकोस्पाज्म होता है कि पेशेंट की सांस नलियाँ सिकुड़ जाती है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पेशेंट की बॉडी के अंदर CO2 इकट्ठा होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं CO2 नार्कोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे किसी का रीनल फेलियर हो गया जी। तो अपन लोग लेमन में कहते हैं कि जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गए हैं, True. वो डायलिसिस के थ्रू क्लियर करते हैं। जी। उसी प्रकार सीओपीडी के अंदर जो लंग फंक्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर CO2 इकट्ठा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं CO2 नार्कोसिस, और अल्टीमेटली हम बोलते हैं उसको रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज ए कॉज ऑफ डेथ। जी डॉक्टर। जैसे हार्ट फेलियर कॉज ऑफ डेथ होता है, इसी प्रकार रेस्पिरेटरी फेलियर इज कॉज ऑफ डेथ। राइट डॉक्टर। सो दैट इज़ दी, आई वुड से दी एंड स्टेज, और उस तक तो कोई भी नहीं पहुंचना चाहेगा डॉक्टर, बिकॉज इस तरह की बीमारियों से हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को बचाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें अपने ध्यान रखना पड़ेगा, हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, धूम्रपान से दूर रहना है, साथ में एयर पोल्यूशन से दूर रहना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है आज के तारीख में। मैं बताना चाह रहा था कि वैक्सीनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सीओपीडी के अंदर इन्फेक्शन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अटैक। इज इट डॉक्टर? इन्फेक्शन में बैक्टीरियल और वायरल। जी। सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको हम स्वाइन फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कहते हैं, कॉमन कोल्ड का वैक्सीन है। जी डॉक्टर। तो ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर सीओपीडी है, जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, जिनको बार बार सीओपीडी अटैक हो रहा है या लंग अटैक हो रहा है, ऐसे पेशेंट को न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया का एवरी 5 ईयर लगता है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो वायरल का वैक्सीन होता है, कॉमन कोल्ड का वैक्सीन होता है, जिसको एवरी ईयर लगता है जी, ये जरूर लगाने चाहिए, बिकॉज इन्फेक्शन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी अटैक। ओके। तो बेसिकली जैसा कि अभी आपने हाईलाइट किया कि अदर देन पोल्यूशन, अदर देन धूम्रपान, अदर देन द डस्ट, इवन दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस आर आल्सो अ कॉज और अ बेसिस ऑफ सीओपीडी। सो डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, तो इवन हम जानते हैं कि छोटे बच्चों का ही नॉर्मली वैक्सीनेशन होता है, लेकिन एडल्ट्स भी वैक्सीनेशन बिल्कुल जिनको हाई रिस्क में रहते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट है, इवन कार्डियक पेशेंट है, इवन रीनल पेशेंट है, इन ऐसे पेशेंट को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जिनको बार बार सीवियर अटैक हो सकता है। एनी अटैक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ट्रू। सो वी शुड प्रिवेंट दैट अटैक बाय एनी मींस। सर, निमोनिया और सीओपीडी का क्या कंपैरिजन है डॉक्टर? निमोनिया इज ए इन्फेक्टिव डिजीज। ये एक बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया, ट्यूबरकुलर निमोनिया, दिस इज इन्फेक्टिव डिजीज, एंड सीओपीडी इज ए डिफरेंट डिजीज। Okay. COPD is related to smoking and pollution, and pneumonia is related to infection. Correct. Any form of infection can be viral, bacterial, tubercular, any form. जी. निमोनिया के अंदर फीवर और ये सारी चीज़ें होगी, COPD के अंदर सांस की तकलीफ और ये सारी चीज़ें। राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का बुखार सिम्टम नहीं होगा, जनरली कम होगा। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टिव एक्सर्बेशन है, अगर उसको COPD अटैक इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो उसमें फीवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओनली पोल्यूशन के कारण, डस्ट के कारण अगर उसको अटैक है तो उसमें फीवर नहीं होगा। दैट मीन्स डॉक्टर बहुत ही थिन लाइन है डायग्नोसिस का भी। बिल्कुल, बहुत थिन लाइन है और बहुत सेंसिटिव लाइन समझ लीजिए, या बिल्कुल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू समटाइम्स डायग्नोसिस दिस इज इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव, बट इट्स रिक्वायर्ड ए स्मार्ट गाइडलाइन और स्मार्ट आइडिया। एब्सोल्युटली, बिकॉज डायग्नोसिस इज द बेस, क्योंकि अगर डायग्नोस हो पाता है तभी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बिकॉज हमको अगर इन्फेक्टिव एक्सर्बेशन है तो अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और पोल्यूशन के कारण या डस्ट के कारण है तो उसका सम ट्रीटमेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट। बिकॉज अगर इन्फेक्शन नहीं है तो वी शुड नॉट यूज एंटीबायोटिक्स। ट्रू। और इफ नॉन इन्फेक्टिव है तो वी शुड यूज ऑक्सीजन, इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन, ऑल दीज थेरेपीज। बट अल्टीमेटली मैसेज इज दैट यू शुड प्रिवेंट COPD अटैक. That is very important, because every attack is life threatening, and every attack will lead to decreased lung capacity, and Correct. Successive attack will lead to severe decline in the lung function, and ultimately how many attacks, doctor, do you feel there is no counts as such? if we are saying that frequent attack, right, हमारे मेडिकल टर्म में एक टर्म है कि frequent attack का मतलब होता है if more than twice in a year, अगर पेशेंट को 1 ईयर में 2 से ज़्यादा अटैक होते हैं, इसको हम frequent attack बोलते हैं।
and frequent attack is alarming sign in the COPD. So we must aware and we must prevent that attack. Correct. And the prevention is only Prevention is the only cause. But once you have COPD, Yes. then you have to live with the medicines, right? बिल्कुल. You have to go for the inhalers. बिल्कुल. Any specific inhalers other than what you have suggested, doctor, which you mentioned, जैसे कि Yes. inhalers, ऐसा कुछ आप medicine जो कि in general जो हम जनरली इनहेलर यूज करते हैं जो लाबा और लामा होता है, सो लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. इसके अलावा साबा भी होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जो एस्थलीन का इनहेलर होता है, उसको भी पेशेंट SOS यूज कर सकता है. बट लाबा एंड लामा इज द मोस्ट इफेक्टिव. मतलब बहुत कुछ अस्थमा अटैक से सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है. और दोनों के ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए पब्लिक को इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अस्थमा और COPD और एनी अदर डिजीज. करेक्ट डॉक्टर. तो हाउ सून डू यू थिंक अ पेशेंट शुड विजिट द डॉक्टर? हाउ सून? फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको लगता है कि उसको एक बार COPD देखो, यूजुअली अगर अपन जनरल पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो अगर किसी को 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आती है जी, खांसी जुकाम एलर्जी, उसको हम थोड़ा डिफरेंट खांसी या डिफरेंट डिजीज मानते हैं जी. जनरली. कोई भी वायरल इलनेस या जो भी रहता है रूटीन में, वो विद इन ए वीक सबसाइड हो जाता है. ट्रू. वीक और 2 मैक्सिमम. हाँ, वीक और मैक्सिमम 2. अगर 2 वीक से ज़्यादा खांसी है, अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता है कि अगर किसी को 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है जी. उसको टीबी का टेस्ट कराना चाहिए. और सिमिलरली अगर 2 वीक से ज़्यादा किसी को खांसी है, डिस्निया है, सांस में तकलीफ है, कफ है, तो उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए कि उसको खांसी किस फॉर्म की है, अस्थमा है, COPD है या एनी अदर. देयर आर मेनी मोर डिजीज इन द लंग हैविंग सिम्टम्स लाइक दिस. Similar symptoms. But we do have a diagnosis pattern बिल्कुल, for all बिल्कुल, kind of बिल्कुल. diseases. And early diagnosis saves life. बिल्कुल. If we can stop the severity of that particular disease, we can definitely have a healthy life. Correct, doctor? Yes. So, doctor, just a quick recap करेंगे हम COPD के बारे में. और जैसा कि आप जानते हैं कि COPD डे भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ दिनों बाद. COPD डे है आई थिंक ऑन 20th of नवंबर. तो नॉर्मली क्या करते हैं उस दिन और किस तरह से हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं डॉक्टर? देखिए, अपन अवेयरनेस की बात करें तो जैसे हर कंट्री के अंदर नेशनल मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, नेशनल एड्स प्रोग्राम, देयर आर मेनी प्रोग्राम. ट्रू. बट national family program, right, but there is no national COPD program. Correct. And by looking the recent data, the India has the COPD is अगर अपन मानव संसाधन मंत्रालय विकास के डाटा को देखें तो ग्रामीण भारत में COPD is the most common cause of death जी. and अगर पूरे भारत में अगर अपन देखें तो COPD is a second cause of death, second most common cause of death in India. So this is a severe disease. So I think this is at the time for national COPD program. जी. National malaria program, national tuberculosis program. It can form an epidemic. It can form an epidemic because by looking this magnitude of pollution. True. So we must have national COPD program. Also. And the World COPD Day, जो basic aim है COPD Day का, this is formulated by WHO, World Health Organization, to create more and more awareness in the public. Right. To regarding the etiology of this disease, regarding diagnosis of disease, regarding treatment of the disease, regarding prevention of disease, regarding complication of disease. So we must, all public has to be aware regarding COPD. Correct. So this is the aim behind World COPD Day. Which is on 20th of November. 20th of November. So डॉक्टर आप क्या करने वाले हैं उस दिन? थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि what is your plan? हम लोग डिपार्टमेंट में अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे और whether we are planning to make a program for whole week. So we should aware more and more public regarding stopping smoking, awareness regarding pollution control. That is biggest topic. अभी अगर आप देखें तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, अक्सर लोग भारतीय जो ये स्वच्छता अभियान चला है, लोग अक्सर कचरा को इकट्ठा करते हैं और उसको वहीं जला देते हैं. Absolutely. और दे आर फीलिंग सम ऑफ प्राउड कि हम क्लीन कर रहे हैं, जबकि दे आर डेंजरिंग द नेशन. True. और मैंने मेरे अड़ोस पड़ोस में कहा भी है लोगों को
कि आप ऐसा मत करिएगा, और दे फील, उनको पता लगा कि ये वास्तव में रियल अवेयरनेस है कि उनको इकट्ठा करना चाहिए और उसको जो नगर निगम की जो डिस्पोजल गाड़ी आती है उससे उसको भेजना चाहिए, जब न कि जलाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो एक रॉन्ग अवेयरनेस है, लोग देखते हैं इकट्ठा किया और वहीं जला दिया। एब्सोल्युटली। जबकि ऐसा नहीं करना है। करते हैं, एक आम आदमी यही करता है कि वो कचरे को जलाएगा, जबकि ऐसा करने से और ज्यादा पोल्यूशन। पहले ये देखा गया था कि फैक्ट्री पोल्यूशन इज डेंजरियस, नाउ एवरीवेयर इज फैक्ट्री। True. Every colony has their factory because they are accumulating that कचरा and they burn it. True. So मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कचरे को जलाए नहीं, कोई जलाता है तो उसको समझाए कि वे जलाने से पब्लिक को बहुत बड़ा डेंजर है। तो ये हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पब्लिक में पोल्यूशन के प्रति, स्मोकिंग के प्रति, इस बीमारी के डायग्नोसिस के प्रति, बीमारी के प्रिवेंशन के प्रति अवेयर रहें, ताकि COPD का बर्डन बहुत है। COPD की मॉर्टेलिटी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान का अगर अपन देश के डाटा को देखें तो 8वां स्थान है, फर्स्ट दिल्ली है, सेकंड UP है, थर्ड हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। तो राजस्थान का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और तो जैसा कि आपने कहा कि डेथ में देखा जाए तो नंबर 1 है। तो अपने को इसके प्रति बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर से एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को COPD से संबंधित क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने कॉमनली बताया कि पहले स्मोकिंग वाज द मेन रीज़न, अभी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ COPD। तो इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि अपन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम से कम करें। इट्स आवर वाइटल ड्यूटी, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन हो, चाहे वो एनी फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, वी मस्ट कंट्रोल। Right, doctor. So thank you so much for joining us today, doctor, in the studio, and we really learned a lot. COPD एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है दर्शकों, और अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। हम इस शो के ज़रिए आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि COPD अगर है आपको तो वो डायग्नोसिस से ही पता चलेगा, और 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई भी खांसी रहती है तो आपको COPD से रिलेटेड टेस्ट अवश्य ही कराने चाहिए। इसी के साथ अलविदा दर्शकों।